अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू दी फिफ्थ लेसन। लास्ट लेसन में हमने जाना था डीएल आइसोमर्स के बारे में। मैंने आपको डीएल आइसोमर्स के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि जो हमारा ग्लाइसल्डिहाइड है 3 कार्बन ट्रायोस अल्डो ट्रायोस, उसको हम एज ए रेफरेंस अल्डिहाइड लेते हैं, सॉरी रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम। और उसमें ग्लाइसल्डिहाइड में अगर OH ग्रुप की ओरिएंटेशन राइट साइड है तो उसको हम डी ग्लाइसल्डिहाइड लेते हैं, और अगर लेफ्ट साइड OH ग्रुप है तो उसको हम एल ग्लाइसल्डिहाइड लेते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसी ग्लाइसल्डिहाइड को रेफरेंस बनाकर हम लेते हैं हर एक जो मोनोसेक्राइड हमारा है उसकी ओरिएंटेशन। जो मैंने बोला था आपको जनरल रूल की, जो जैसे मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया था कि जो टर्मिनल अल्कोहलिक कार्बन होता है उससे एडजेसेंट जो कार्बन होगा, जैसे ग्लूकोज में कार्बन नंबर 5 वो आता है, और हेक्सोसिस में कार्बन 5 आएगा, टेट्रोसिस में कार्बन 3 आएगा, ऐसे ही। तो उस पे देखने हमें ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप H और OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो वो डी ग्लाइसल्डिहाइड के साथ ही ओरेंट होता है, तो उसको भी हम डी शुगर बोलेंगे, डी मोनोसेक्राइड बोलेंगे, जो भी उसका नाम होगा। और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो एल बोलेंगे। तो फिर मैंने लास्ट में आपको बताया था, इनको हम डीएल आइसोमर्स बोलते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उन मोनोसेक्राइड्स की है जो मोनोसेक्राइड्स सॉरी एसिमेट्रिक कार्बन जिनमें होता है, या कायरल कार्बन जिनमें होता है। जैसे स्टीरियोआइसोमरिज्म के लिए मैंने बोला था कायरल कार्बन, वैसे ही ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए भी कायरल कार्बन बहुत ज़रूरी है। हमारा एक मोनोसेक्राइड है डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन, जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन आप जो ग्लाइसल्डिहाइड हमारा है ये अल्डिहाइड है। अगर इसी अल्डिहाइड को हम कीटोन ग्रुप ऐड करेंगे तो वो बन गया डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन, और उसमें कोई भी कार्बन जो है कायरल कार्बन नहीं है, लिहाजा उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। बाकी जो जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं उन सब मोनोसेक्राइड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी इसी एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से होती है। और होता क्या है कि जब हम एक आइसोमर की सोल्यूशन लेते हैं, जब हम एक मोनोसेक्राइड की सोल्यूशन लेते हैं और उस सोल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, और वो जब हम स्क्रीन पे कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो या तो राइट साइड की तरफ रोटेट हो जाती है, या वो लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट हो जाती है। अगर राइट साइड की तरफ रोटेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज इन सॉल्यूशंस को डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो राइट साइड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव करता है, इसलिए उसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, बिकॉज फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो जाए तो उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और उनको हम कन्वेंशनल साइंस देते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस साइन और लीवो रोटेटरी के लिए माइनस साइन। ठीक है। तो अब अगर कोई शुगर हमारा है वो डीएल आइसोमर, जैसे मैंने बताया, हम डीएल आइसोमर्स के साथ डी प्लस डी माइनस भी लिख सकते हैं, डी एल प्लस एल माइनस भी लिख सकते हैं। डी और एल आइसोमर्स ये तो ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करती है, ये डीएल आइसोमर्स ग्लाइसल्डिहाइड के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, डीएल आइसोमर। ठीक है। लेकिन जो प्लस माइनस साइनस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, इट कैन बी फॉर बोथ। डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कोई शुगर अगर हमारा मोनोसेक्राइड डी मोनोसेक्राइड है, सपोज ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होगा और वो लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। या हमारा कोई अदर शुगर हो, वो डेक्स्ट्रो रोटरी भी हो सकता है और लीवो रोटेटरी भी, और वहां से वो एल फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है। एल फॉर्म को आप लीवो रोटेटरी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। डी और एल आइसोमर्स ग्लाइसल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से हम ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, और ये जो प्लस माइनस साइन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये ऑप्टिकल एक्टिविटीज पे है। ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस और ये रोटेट करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम ये डी और एल आइसोमर इक्वल कंसंट्रेशन में मिक्स करें, if we mix the D and L isomers in equal concentration, this mixture is known as racemic mixture, या इसको हम DL मिक्सचर भी बोलते हैं। और देखा गया है कि ये DL मिक्सचर जो है इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम डी और एल आइसोमर्स को मिक्स करते हैं, उन डी एल आइसोमर्स में प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे। ठीक है। डी आइसोमर्स जो है, डी शुगर, उसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, उसमें डेक्स्ट्रो रोटरी भी होंगे और उसमें लीवो रोटरी भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, और एल आइसोमर उसमें भी प्लस होंगे, उसमें भी माइनस होंगे। सो जब हम उनको मिक्स करते हैं, एक रेस में मिक्सचर बनाते हैं, तो वो मिक्सचर में ये प्लस माइनस जो इफेक्ट है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ये जो प्लस माइनस है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और लिहाजा
जो रिस्मिक मिक्सचर होता है उस रिजल्टेंट मिक्सचर में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे एपीमर्स के बारे में और थोड़ा एनोमर्स के बारे में जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस लेसन में सारा खत्म करें हम। ये जो एपीमर्स के बारे में मैंने बताया, एपीमर्स अगर दो मोनोसेक्राइड हमारे दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एक कार्बन एटम के अराउंड, इफ टू मोनोसेक्राइड्स डिफर इन देयर ओरिएंटेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम, दे आर नोन एज एपीमर्स टू ईच अदर। वो एक दूसरे के एपीमर्स हुए एक स्पेसिफिक कार्बन पे, लेकिन वो कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए। एनोमेरिक कार्बन क्या है ये मैं आपको एनोमेरिस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनोमर्स के बारे में उस टाइम बताऊंगा एनोमर कार्बन किसको हम बोलते हैं। लेकिन अभी आप याद रखिए एनोमर जो है एनोमेरिक कार्बन के बगैर जितने भी कार्बन होंगे मोनोसेक्राइड में, उन कार्बन पे किसी भी जगह लेकिन सिंगल स्पेसिफिक कार्बन होना चाहिए। ये नहीं कि दो तीन कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, नहीं, एक ही सिंगल कार्बन पे अगर ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ रही है मोनोसेक्राइड्स में, दो मोनोसेक्राइड्स में, तो उन मोनोसेक्राइड्स को हम आपस में बोलेंगे दीज आर एपिमर्स टू ईच अदर। एग्जांपल इसकी हमारी है ग्लूकोज और मैनोज, ये कार्बन नंबर 2 पे डिफर करते हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये कार्बन नंबर 4 पे डिफर करते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, हमें आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। पहले मैं बनाऊंगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और H, ये तो सबको पता ही है, अल्डिहाइड ग्रुप है। कितने कार्बन है हमारा ग्लूकोज? 6 कार्बन, शाबाश। 2 3 4 5 और 6, ये बन गए 6 कार्बन, और लास्ट में CH2OH है, ठीक है। और यहाँ पर OH H, ये H OH, ये OH H। अब इस पे डिपेंड करता है कि हम L ग्लूकोज बनाएं या D, हम यहाँ पर D ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। OH और H, ठीक, बन गया D ग्लूकोज, क्योंकि राइट साइड में है ये OH ग्रुप। इनको अगर नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम एक और साइड से हम बनाएंगे गैलेक्टोस, C डबल बॉन्ड O H, कितने कार्बन है? वो भी 6 कार्बन, 3 4 5 6, और यहाँ पर H2OH, ठीक है, CH2OH। यहाँ पर गैलेक्टोस का OH, ये H, ये H OH। देखो अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 4 कार्बन, कार्बन नंबर 4। यहाँ पर H, ये OH, यहाँ पर OH और ये H, ये बन गया हमारा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ये बन गया हमारा डी गैलेक्टोस, ठीक है, ये डी गैलेक्टोस है हमारा। और अगर हम देखेंगे इन दो के स्ट्रक्चर में, जो हमारा ग्लूकोज है डी ग्लूकोज, इनकी OH ग्रुप की ओरिएंटेशन पे अगर हम देखेंगे और गैलेक्टोस की ओरिएंटेशन अगर हम देखेंगे इन OH ग्रुप्स की, तो हमें कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस नजर आ रही है। देखो कार्बन नंबर 1 तो सेम है, कार्बन नंबर 2 भी सेम है, कार्बन नंबर 3 भी सेम है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे हमें ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप में डिफरेंस नजर आ रही है। यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में है ग्लूकोज में, और हमारे गैलेक्टोस में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। तो यहाँ पर एक दूसरे को डिफर कर रहे हैं। इस डिफरेंस को जो कार्बन नंबर 4 पे इन्हों की एनोमेरिक कार्बन के बगैर, एनोमेरिक कार्बन मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, OH ग्रुप पे डिफरेंस कर रहे हैं कार्बन नंबर 4 पे, तो हम इन ग्लूकोज और गैलेक्टोस को बोलेंगे एपीमर्स, एपीमर्स एट कार्बन नंबर 4, C4। कार्बन 4 पे क्या है? ये एपीमर्स। कौन कौन? ग्लूकोज और गैलेक्टोस। अगर अब मैं मैनोस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहाँ पर मैनोस भी 6 कार्बन है, ठीक है, वो एक कार्बन, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। CH2OH तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। मैंने बताया था आपको मैनोस जो है वो कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस करता है। ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, मैनोस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस रखता है, यानी कि मैनोस और ग्लूकोज कार्बन 2 पे एपीमर्स है। ग्लूकोज का हमारा OH कहाँ पर है? राइट साइड में, तो मैनोस का लेफ्ट साइड में होगा, सीधी बात है, ठीक है। इसलिए क्या कर रही है? डिफरेंस कर रहे हैं आपस में, बाकी बिल्कुल सेम है। H OH, फिर से, फिर OH H, यहाँ पर OH और ये H, ये हमारा है डी मैनोस। क्या है? सॉरी, ये डी मैनोस, ये हमारा है डी मैनोस। ये डी तो इसके इस पे डिपेंड करता है, इसकी ओरिएंटेशन पे, इस OH ग्रुप के ओरिएंटेशन पे, ठीक है। अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज और मैनोस का स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को जो ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने बनाई, इनको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, अगर आप देखोगे कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ डिफर करता है,
मैनोस और ग्लूकोज, इस हाँ मैनोस और ग्लूकोज सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस करते हैं, बाकी जो है बाकी हर एक जगह सेम है। तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज और मैनोस आर एपिमर्स एट कार्बन 2। समझ गए एपिमर्स का मतलब? गोया कि एपिमर्स क्या होते हैं? जो डिफर करे, जो दो मोनोसेक्राइड्स डिफर करे आपस में अराउंड ए सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, एक ही कार्बन पे। अगर आप देखोगे मैनोस और गैलेक्टोस के बारे में, गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, मैनोस का H है यहाँ पर, गैलेक्टोस का OH है, ठीक है। मैनोस का यहाँ पर भी H है, गैलेक्टोस का H है, ठीक। अब ये ठीक आ गया, यानी कि एक कार्बन पे ये भी डिफर कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस कार्बन पे देखो, कार्बन 4 पे, तो यहाँ पर OH है और हमारे यहाँ पर H है, तो ये दूसरे कार्बन पे भी अब डिफर कर रहे हैं। तो ये आपस में मैनोस और गैलेक्टोस आपस में एपिमर्स नहीं है। तो एपिमर क्या कौन होंगे? वो मोनोसेक्राइड्स, टू मोनोसेक्राइड्स दैट डिफर अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन एटम, लेकिन एनोमरिक कार्बन को छोड़कर, तो वो आपस में एपिमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। तो अब मैंने बताया आपको ये एपिमर्स के बारे में, ग्लूकोज और गैलेक्टोस का मैंने आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोस और मैनोस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया। आपने देखा एपिमर्स एक ही कार्बन पे डिफर करते हैं, सिंगल स्पेसिफिक कार्बन। अब जब हम ये मोनोसेक्राइड्स जो हमारी है, जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं मिक्स सॉल्यूशन में, जब उनको सॉल्यूशन बनाते हैं, तो देखा ये गया है कि सॉल्यूशन में ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, सॉल्यूशन में ये रिंग स्ट्रक्चर में नहीं रहते। जैसे मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इनको ओपन चेन सॉरी, सॉल्यूशन में ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं रहते हैं, सॉल्यूशन में ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने आपको अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया, जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब हम इनको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे वाटर में, तो वहां पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखा गया है। और ये कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ये जो हमारा जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ग्लूकोज की, तो आपने देखा ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। वो जो कार्बन होता है उस अल्डिहाइड ग्रुप का, उसको कार्बोनिल कार्बन हम बोलते हैं। उस कार्बोनिल कार्बन पे डबल बॉन्ड O अटैच होता है, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होता है, डबल बॉन्ड O। तो और देखा ये गया है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है, ये अटैक करता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, अल्कोहलिक ग्रुप के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम अल्डिहाइड्स को और अल्कोहल्स को मिक्स करते हैं, तो ये रिएक्ट करके बनाते हैं हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, एक बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अल्डिहाइड्स और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इस मोनोसेक्राइड में दोनों ग्रुप्स मौजूद है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप्स भी मौजूद है। और जब ये सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे पर अटैक करते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैक करता है। एज अ रिजल्ट ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक बन जाता है, ये चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे, मैं आपको बात बताऊं। जैसे मैंने अभी ये ग्लूकोज बनाया, ठीक है। तो ग्लूकोज का ये कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन नंबर 1, और ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये यही देखा गया है कि जो सबसे लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अटैक करता है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैक करता है। और रिजल्ट क्या आता है कि ये स्ट्रक्चर जो है सारा साइक्लिक बन जाता है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा ये कार्बोनिल कार्बन है, सपोज डबल बॉन्ड OH। अभी मैं थोड़ा इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और COH, H, CH, OH, COH, H, COH, CH2OH। ये तो यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, यही चेन स्ट्रक्चर है। इसमें कोई डिफरेंस है? आपको डिफरेंस नजर आ रही है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। मैंने ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कैसे बनते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कैसे चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप, ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, ये ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, ये जो इसका हाइड्रोजन है ये लॉस आउट हो जाता है, ये हाइड्रोजन को खो देता है। और ये जो कार्बोनिल कार्बन का ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग टूट जाती है, ठीक है। इसमें एक ही बॉन्ड आ जाता है और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ, ठीक। तो ये बन जाता है OH ग्रुप।
ये H जो है ये आ जाता है इस कार्बोनिल कार्बन के O के साथ और ये बन जाता है OH ग्रुप। और क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाता है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो खुल गई ना, तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन लूज हो जाता है इसको। ये एक स्ट्रक्चर बन गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर एक बन गया, ये स्ट्रक्चर को हम जरा फिर से बनाकर देखेंगे। तो ये जो है अब कैसे बनेगा, ये COH, ठीक है, ये H, ये छोड़ो, COH, H, CHOH, COH, H, ये C, यहाँ से जो है CH2OH, ये H और ये O इसके साथ क्या बनाता है, बॉन्डिंग। ये O जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये मैंने इस रिएक्शन के बाद का स्ट्रक्चर बनाया कि ये जब रिएक्शन हो जाती है तो ये बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये जो नया स्ट्रक्चर अब बन गया, ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। और ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है इन 5 मेंबर्स, इन 6 मेंबर्स की, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर। ये कार्बन जो है ये रिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं हो जाता है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में ये 6 मेंबर्स रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस रिंग स्ट्रक्चर को, जो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरेनोस। ये 6 कार्बन, क्यों? क्योंकि ये एक 6 कार्बन रिंग पायरैन के साथ मैच करती है। पायरैन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पायरेनोस, ठीक है। अब जो है ये जो हमारे अल्डोहेक्सोसिस है, ये अल्डोहेक्सोसिस अक्सर यही पायरैन स्ट्रक्चर बनाते हैं, पायरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें जो है ये, चूंकि ये हमारा कार्बोनिल कार्बन जो था, जो कार्बन यहाँ पर जो पहले था नॉन कायरल, अकायरल था, यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं था, ये मत था। लेकिन अब जब इस कार्बन में, अब जब ये नया कार्बन, नया एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, इसके साथ नया अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो गया, तो ये कार्बन जो है कायरल कार्बन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है H है इसके साथ, इस वैलेंसी में OH है, इसमें CHOH है, इसमें O है, तो मतलब चारों जो बॉन्ड है इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, तो ये कायरल सेंटर बन गया, कायरल कार्बन बन गया। अब इस कायरल कार्बन को हम ये नए 2 स्टीरियोआइसोमर्स बनाते हैं, जिनको हम एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमर्स। तो एनोमर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऐसे ही दिया। यहाँ पर जो नए 2 आइसोमर्स बनते हैं उनको हम एनोमर्स बोलते हैं, और उनका नाम हम अल्फा और बीटा रखते हैं। उनका नाम हम अल्फा और बीटा में दूसरे पेज पे बना, यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे। हमारा जो पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको फिर से बनाएंगे हम। COH, H, COH, H, CHOH, COH, H, C, ये CH2OH हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, और ये O इसके साथ, ठीक है। आपको बेंजीन जैसा लग रहा होगा ये, क्योंकि वो भी 6 रिंग स्ट्रक्चर है, वो भी मतलब 6 एटम्स उसमें भी होते हैं रिंग में। ऐसे ये भी है। इसको पायरानोस हम बोलते हैं। पायरानोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पायरैन जो है वो भी 6 कार्बन रिंग है उसकी भी, इसलिए उसको हम बोलते हैं पायरैन, और उसी के नाम पे हम इसको पायरानोस बोलते हैं। अब ये इसको हम नेमिंग कैसे करते हैं? हम इन एनोमर्स को मैंने बताया कि इनको हम अल्फा और बीटा एनोमर्स बोलते हैं। अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि जैसे हमने DL वहां पर बताया, DL आइसोमर, ये अल्फा और बीटा आइसोमर होते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं। तो मैंने किसका बनाया है? ग्लूकोज का, ठीक है। तो हम इसको नाम कैसे देंगे? इसके नेमिंग के लिए हमें एक रूल है कि ये जो यहाँ पर नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, नया अल्कोहलिक ग्रुप आ गया है, ये इसकी ओरिएंटेशन जो सबसे फारदेस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सबसे इस कार्बन से जो सबसे फारदेस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इस कार्बन पे, ये तो चेन से बाहर ही है, रिंग से बाहर ही है, ठीक है। इस पे सबसे फारदेस्ट है ये वाला OH ग्रुप, यानी कि कार्बन नंबर 4 पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 और कार्बन नंबर 4, ये ग्लूकोज की बात हो रही है। इस फारदेस्ट यानी कि कार्बन 4 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन है, अगर ये इसी ओरिएंटेशन में हुई, ये जो ओरिएंटेशन इसकी है, अगर ये वाला ओरिएंट भी उसी में है, उसी डायरेक्शन में है, तो हम इनको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अल्फा, ठीक है। और अगर ये OH ग्रुप यहाँ होने के बजाय इस साइड में आ जाता, अगर ये OH ग्रुप यहाँ आ जाता और यहाँ से H ग्रुप आ जाता, तो हम, और यहाँ पर ये OH नीचे की तरफ होता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बीटा बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बीटा। अभी के लिए मैंने बनाया अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा है, क्यों, क्योंकि ये OH ग्रुप जो नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया यहाँ पर पहले कार्बन पे, और ये जो इसके दूर में है कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप है, ये एक ही ओरिएंटेशन में है, तो हम इनको बोलेंगे अल्फा, ठीक है, अल्फा। और ये जो ग्लूकोज मैंने बनाया, ये ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज था, ये डी ग्लूकोज था, क्यों, क्योंकि ये OH ग्रुप ही डिपेंड यहाँ पर करता है ना, L आइसोमर है, D आइसोमर है। तो जहां से मैंने ये बनाया था, जैसे आपको मैं दिखाऊं, मैंने बनाया था इससे, और यहाँ पर क्या था, ये D था। याद रखना, जो D वाला आइसोमर होगा उसका OH ग्रुप हमेशा यहाँ नीचे की तरफ होगा, और जो L वाला होगा उसका OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो उस सूरत में अगर L वाला होगा, उस सूरत में OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा, और ये जो यहाँ पर है ये बीटा बनेगा, और ये वाला जो ऊपर की तरफ होगा वो अल्फा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप अभी है नीचे की तरफ है दोनों, और ये आइसोमर कौन सा है, डी आइसोमर, अल्फा डी। और इसका नाम क्या है इस मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज, तो इसको हम लिखेंगे ग्लूको। और इस रिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पायरेनोस, ग्लूकोपायरेनोस। तो ये हम इसका जो हमारी नई नेम सिस्टम है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को हम ऐसे ही नाम देते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, ठीक है। अल्फा भी मैंने बताया, डी भी कहाँ से आया, और ग्लूकोपायरेनोस, पायरेनोस भी क्या है, पायरेन रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको पायरेनोस बोलते हैं, ठीक है। तो इन एनोमर्स को हम ऐसे ही नाम देते हैं, अल्फा को भी ऐसे ही नाम देंगे और बीटा को भी ऐसे ही नाम देंगे। अब जो है अब जो है ये जो अल्फा और बीटा आइसोमर्स हमने बनाए, इन अल्फा और बीटा आइसोमर्स को हम जब सॉल्यूशन में डालते हैं, जब हम इनको इक्वल कंसंट्रेशन में मिक्स करते हैं, याद रखिए जो अल्फा और बीटा आइसोमर्स है इनकी स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट है। अल्फा की है 112.2 डिग्रीज प्लस, यानी कि अल्फा जो है प्लस 112.2 डिग्रीज, यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 112.2 रोटेशन उसकी है। और जो बीटा आइसोमर है उसकी रोटेशन 52.7 है प्लस, वो भी, सॉरी उसकी है 18.7 प्लस, वो भी, हाँ। यानी कि अल्फा की है 112.2 डिग्रीज प्लस और बीटा की है 18.7 डिग्रीज प्लस, दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दोनों आइसोमर्स इसके डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन जब हम इनको मिक्सचर में डालते हैं, जब हम इनको इक्वल क्वांटिटीज में लेकर अल्फा और बीटा आइसोमर्स को इक्वल क्वांटिटीज में लेकर मिक्सचर में डालते हैं, तो मिक्सचर जो है इक्विलिब्रियम पे बन आ जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम क्यों बनता है, वो इस वजह से क्योंकि जो अल्फा और बीटा आइसोमर्स है ये आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं। अल्फा आइसोमर बीटा आइसोमर में बन जाता है और बीटा आइसोमर अल्फा आइसोमर में बन जाता है। जैसे एपीमर्स में जो एपीमर्स में मैंने बताया, मैंने आपको शायद पॉइंट वहां पे बताना भूल गया, एपीमर्स जो है जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है गैलेक्टोज बन सकता है और गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज बन सकता है, और उसके लिए एंजाइम्स होते हैं, उनको हम एपीमेरेसिस बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो अल्फा और बीटा आइसोमर्स है, ये अल्फा और बीटा आइसोमर्स कन्वर्ट करते हैं, अल्फा बीटा में कन्वर्ट करता है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट करते हैं। और इस वजह से जब हम इनको सॉल्यूशन में डालते हैं वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, क्योंकि इंटर कन्वर्ट करते हैं, और उस इंटर कन्वर्जन को म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, म्यूटा रोटेशन। और उस वजह से जो इसकी नई ऑप्टिकल एक्टिविटी है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ही हम इनको डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन में, इंस्टेंटली इनकी वो इनकी वो रोटेशन जो है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज इनकी डिफरेंट जो थी दोनों की, वो एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 52.7 प्लस, यानी कि दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी फिर भी 52.7 पे आ जाती है इक्विलिब्रियम। वरना अल्फा की जो थी 112.2 डिग्रीज थी प्लस, और जो बीटा की थी उसकी 18.7 थी प्लस। लेकिन जब हमने इनको इक्वल कंसंट्रेशन मिक्स किया, म्यूटर रोटेशन की वजह से इक्विलिब्रियम में आ गए, और म्यूटर रोटेशन की वजह से क्या होता है, इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे आ जाती है 52.7 डिग्रीज। इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो अब ये एनोमर्स क्या होते हैं, ये एनोमर्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर पे बनाया, ये वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं, कार्बन नंबर 1 पे। इस कार्बन नंबर 1 को, यानी कि कार्बोनिल कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, जो मैंने आपको एपीमर्स पढ़ाते टाइम नहीं बताया था। सो ये जो एनोमर्स है, दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट डिफर अराउंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन
एट एनोमेरिक कार्बन, और कार्बन नंबर 1 कार्बोनिल कार्बन, उस पे जो डिफर करते हैं उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म जो है एनोमेरिक फॉर्म्स है। अब जो हमारे मैंने बताया आपको पायरानोस और जो फ्यूरैन हमारा है, जो हमारे 5 कार्बन से लेस वाले मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो अक्सर फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्यूरैन स्ट्रक्चर 5 कार्बन 5 रिंग स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखा देखिए इसमें। तो हमारा जो फ्यूरैन स्ट्रक्चर है, फ्यूरैन मतलब फ्यूरैन, ये फ्यूरैन रिंग है। ये फ्यूरैन रिंग होती है 5, इसमें 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, और ये ऐसे, ये कार्बन 2 3 4 और यहाँ पर एक और कार्बन आएगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूरैन है अक्सर जो हमारे पेंटोस शुगर्स होते हैं, 5 कार्बन वाले शुगर होते हैं, वो फ्यूरेनोस रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और कुछ अल्डोहेक्सोसिस भी बनाते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज है वो भी फ्यूरैन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और जो हमारा फ्रुक्टोस है, फ्रुक्टोस जो 6 कार्बन कीटोहेक्सोस है, वो कीटोहेक्सोस है, 6 कार्बन कीटोहेक्सोस, वो भी प्रीडोमिनेटली जो है फ्यूरेनोस रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और वो भी बीटा डी फ्यूरेनोस। तो फ्रुक्टोज के बारे में ये देखा जा गया है कि फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोस होने के बावजूद सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज में जो उसमें पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वो फ्यूरैन स्ट्रक्चर में आता है, फ्यूरैन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है हमारा फ्रुक्टोज। और जो बाकी कीटो हेक्सोसिस हैं, कीटो जो भी कीटोज है, वो हेमी एस्टल के बजाय हेमी कीटल बनाते हैं, क्योंकि वहां पर जो था पायरोनोस में हेमी एस्टल बनाते हैं वो, क्योंकि वो अल्डेहाइड ग्रुप है, इसलिए उसको हेमी एस्टल बनाते हैं जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो हमारे कीटोन्स हैं, कीटो ग्रुप वाले हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं, वो जो है जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हेमी कीटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हेमी कीटल स्ट्रक्चर, हेमी कीटल रिंग इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं हेमी कीटल, ठीक, जिसमें हमारा फ्रुक्टोज जो है नेचुरली ऑकरिंग जो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में पाए जाते हैं, उस फ्रुक्टोज से ज़्यादा पाया जाता है, तो वो फ्यूरैन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले हम फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि मैंने बताया फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन है, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इनमें जो होता है फ्रुक्टोज में, जैसा हमारा वो अल्डेहाइड ग्रुप में डबल बॉन्ड OH होता है, लेकिन इनमें जो है, इनमें CH2OH ऊपर भी होता है और नीचे में भी CH2OH होता है। तो इनको हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम अल्डो, इनको हम बोलते हैं कीटो, ठीक है। और यहाँ पर इनका कार्बोनिल कार्बन होता है दूसरा, तो इनका एनोमेरिक कार्बन ये वाला होगा, इनका एनोमेरिक कार्बन ये वाला नहीं होगा। और ये H, ये OH, ये OH, H, ये OH, ये H, तो ये बन गया हमारा डी फ्रुक्टोज, ये डी फ्रुक्टोज। इसमें क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैक करता है, जैसे मैंने पायरानोस में बताया था, वहां पर कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पर भी कार्बोनिल कार्बन ही अटैक करता है। तो ये जो चेन स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरह बनती है, चेन स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह बनता है। और फ्रुक्टोज के बारे में मैंने बताया कि फ्रुक्टोज जो है ज्यादातर बीटा स्ट्रक्चर में होता है, बीटा स्ट्रक्चर में, यानी कि ये जो यहाँ पर OH ग्रुप है इसका, ये CH2OH ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारा कार्बन कार्बन यहाँ पर है, कार्बन मैंने यहाँ इस रिंग में कार्बन नहीं दिखाए, मैंने सिर्फ इनको ये यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाई है, ये कार्बन है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH2OH ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप, ये अपोजिट में है तो बीटा, ये इसी डायरेक्शन में होगा नीचे तो ये अल्फा, लेकिन फ्रुक्टोज जो है ज्यादातर बीटा बनाते हैं, तो इसलिए हमारा है बीटा। और फ्रुक्टोज कौन सा है, डी। और ये नाम क्या है इसका, फ्रुक्टो, लेकिन ये पायरैन नहीं है, ये फ्यूरैन है, फ्रुक्टो फ्यूरैनोस। क्यों, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, इसको फ्यूरैन बोलते हैं, ये फ्यूरैन के साथ मैच करती है रिंग, इसको हम फ्यूरेनोस बोलते हैं। और जो मैंने बताया जो हेक्सोसिस होते हैं, अल्डो हेक्सोसिस, वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, पायरैन, इसको उनको हम बोलते हैं पायरनोसिस, इनको बोलते हैं फ्यूरेनोसिस, ठीक है। तो ये इस बारे में था। आज हमने पढ़ा थोड़ा सा एपिमर्स के बारे में, पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने एपिमर्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने एनोमर्स के बारे में बात की, एनोमेरिक कार्बन के बारे में मैंने बताया, स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाए।
तो इसी के साथ आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नए लेसन में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।